हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम टिश्यू चैप्टर के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हार्ट की बात करते हो तो हार्ट के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, देन मस्कुलर एंड देन न्यूरल। तो इसी तरीके से बहुत सारे टिश्यूज मिलके काफी सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अब हम फर्दर इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म के बारे में आप स्टडी करेंगे, कॉकरोच के बारे में आप स्टडी करेंगे एंड फ्रॉग के बारे में स्टडी करेंगे। इन तीनों के बारे में आप स्टडी करने वाले हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम अर्थवर्म को स्टडी करेंगे कंप्लीटली। अब अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट। अर्थवर्म की अगर आप बात करते हो तो इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है। ओके, अगर आप इनकी बात करते हो तो दे इनहैबिट्स द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, लिव इन द बरोज, बरोज के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर। ओके, इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट्स नोन एज वर्म कास्टिंग। गार्डन के अंदर आप इन्हें इजीली देख सकते हो, पा सकते हो। ओके, द कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स आर फेरेटिमा एंड लम्ब्रेकस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो कॉमन अर्थवर्म्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं वो 2 टाइप के हैं, उनके 2 नाम हैं, फेरेटिमा एंड लम्ब्रेकस। ओके, तो ये बात हुई अर्थवर्म की। अब अगर आप अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हो, उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो, तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, अर्थवर्म के पास लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। ओके, इनकी बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर सिमिलर टू द मेटामर्स। ओके, क्या बोल सकते हो आप कि इनकी जो बॉडी होती है वो उनको आप 100 सेगमेंट्स, 100 छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। 100 से ज्यादा भी वो नंबर हो सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है मेटामर्स होते हैं वैसे ही होते हैं ये, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं साइज में। Okay, the dorsal surface of body is marked by a dark median mid dorsal line. इनका जो डॉर्सल सरफेस होता है, अर्थवर्म का जो डॉर्सल सरफेस होता है उसके ऊपर एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन होती है along the longitudinal axis of the body. ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अर्थवर्म के डॉर्सल साइड पे, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसके डॉर्सल साइड पे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डॉर्सल या वेंट्रल साइड में, तो आप कैसे बता सकते हो? आप बोल सकते हो कि जो अर्थवर्म होता है उसके डॉर्सल सरफेस पे एक मीडियन डॉर्सल लाइन जा रही होती है जो कि डार्क कलर की होती है। ओके, वहीं आप अगर वेंट्रल सरफेस की बात करते हो तो वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स, और वेंट्रल सरफेस पे जेनाइटल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन डॉर्सल सरफेस एज वेल एज बिटवीन वेंट्रल सरफेस। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड प्रोस्टोमियम। एंटीरियर पॉइंट जो होता है, अपर सरफेस जो होता है उसका अर्थवर्म का, अगर आप बात करते हो अर्थवर्म के एंटीरियर एंड की, ये मान लीजिए आपका अर्थवर्म है तो इस वाले पोर्शन को आप बोल रहे हो एंटीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ, एंटीरियर एंड पे माउथ होगा एंड प्रोस्टोमियम होगा। अ लोब विच सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ एंड एज अ वेज टू फोर्स ओपन cracks in the soil into which the earthworm may crawl. आपको पता है अर्थवर्म जो होता है वो क्रॉल करके चलता है कुछ इस तरीके से, अपनी बॉडी को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है देन रिलैक्स करता है, इस तरीके से वो फर्दर मूव कर पाता है। ओके, तो प्रोस्टोमियम जो होता है वो हेल्प करता है अर्थवर्म को मूव करने में, एक फोर्स जनरेट करने में, एज वेल एज ये एक कवरिंग भी होती है माउथ की। ओके, सो द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम बकल सेगमेंट विच कंटेन्स दी माउथ। और जो पहला सेगमेंट होता है अर्थवर्म के केस में, ये जो आपको पहला सेगमेंट दिख रहा है इसे आप बोल देते हो पेरिस्टोमियम।
प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट सेगमेंट को आप जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है उसे आप पेरिस्टोमियम बोल रहे हो, ओके, जिसके अंदर आपका माउथ आ जाता है। इन अ मैच्योर वर्म segment 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue called clitellum। 14th to 16th सेगमेंट पे अब आपको काफी सारे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। अर्थफॉर्म के अंदर आपने देख लिया कि मोर देन 100 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। पहला सेगमेंट आपने स्टडी किया जिसे आप पेरिस्टोमियम बोल रहे हो, जिसके अंदर आप माउथ इंक्लूड करते हो। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि 14 टू 16 सेगमेंट जो होते हैं वो थोड़े प्रोमिनिएंट डार्क बैंड होते हैं, जिसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जिसे आप क्लाइटेलियम बोलते हो। ओके, तो आपने अब तक फर्स्ट सेगमेंट पढ़ लिया, 14 टू 16 सेगमेंट पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी के केस में। नाउ दस द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 प्रोमिनिएंट रीजन्स, पेरिक्लाइटेरियल, क्लाइटेरियल एंड पोस्ट क्लाइटेरियल। क्लाइटेलियम के बेसिस पे, इस प्रोमिनिएंट डार्क बैंड के बेसिस पे जो आपके पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, इस बेसिस पे आपने अर्थवर्म की बॉडी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, पेरिक्लाइटेरियल, क्लाइटेरियल एंड पोस्ट क्लाइटेरियल। ओके, 4 pair of spermatical apertures are situated on the ventrolateral side of intersegmented groove that is 5th to 9 segments। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए 5th to 9 सेगमेंट के अंदर क्या पाया जाता है। तो 5th to 9 सेगमेंट के अंदर आपके पास 4 pair of spermatical apertures प्रेजेंट होते हैं। ओके, A single female genital pore is present in the mid-ventral line of 14th segment। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है अर्थवर्म के केस में, और वो जेनाइटल पोर कौन से सेगमेंट पे होता है, 14th सेगमेंट पे। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। ओके, अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18th सेगमेंट। वहीं अगर आप मेल जेनाइटल पोर की बात करते हो तो मेल जेनाइटल पोर भी आपका वेंट्रोलेटरल साइड पे होता है, लेकिन वो होता है 18th सेगमेंट पे। ओके, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप साइड में लिख सकते हो कि 14th सेगमेंट पे आपका फीमेल जेनाइटल पोर है, जबकि 18th सेगमेंट पे मेल जेनाइटल पोर है। ओके, जीपी इज जेनाइटल पोर। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर्स ओपन on the surface of the body। Okay, in each body segment except the first, last and clitellum there are rows of S-shaped setae। S-shaped setae भी प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के केस में, लेकिन इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट दी फर्स्ट सेगमेंट को छोड़ के, लास्ट सेगमेंट को छोड़ के और क्लाइटेलियम वाले पोर्शन को छोड़ के आपके पास सीटे प्रेजेंट होते हैं जिनकी शेप एस शेप्ड होती है, और वो कहाँ एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन दी एपिडर्मल पिट्स इन दी मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट के मिड में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो सीटे होते हैं किस में हेल्प करते हैं, सीटे जो होते हैं देयर प्रिंसिपल रोल इन लोकोमोशन। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि सीटे किस चीज में हेल्प करते हैं अर्थवर्म को। ओके, तो यहाँ पे आपकी मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है अर्थवर्म के केस में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी अर्थवर्म की, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड आप उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से सुनते चलिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ओके, सो the body wall of earthworm is covered externally by a thin non-cellular cuticle below which is the epidermis। तो बॉडी वॉल जो होती है अर्थवर्म की वो एक्सटर्नली कवर्ड होती है बाय अ थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल लेयर। ओके, नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल लेयर है अर्थवर्म के पास। ओके, बिलो विच इज द एपिडर्मिस, और क्यूटिकल लेयर के बाद आपके पास आ जाती है एपिडर्मिस। Okay, the epidermis is made up of a single layer of columnar epithelial cells। Okay, आपका चैप्टर टिश्यू चैप्टर चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे भी आपके पास किसी भी टिश्यू का नाम आ जाता है तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ओके, तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, एपिथेलियल लेयर में।
विच कंटेन्स सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स, और कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनके पास सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, अब देखिए फर्स्ट सेगमेंट से आपकी एलिमेंट्री कैनाल मूव करती है, बनना स्टार्ट होती है. फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक आपके पास एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है. ओके, अ टर्मिनल माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी. टर्मिनल माउथ आपका बकल कैविटी में ओपन होता है फ्रॉम फर्स्ट 3 सेगमेंट्स विच लीड्स इनटू द मस्कुलर फेरिंक्स. तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो आपके पहले 3 सेगमेंट्स हैं, ये तीनों सेगमेंट्स जो हैं ये आपके बकल कैविटी का पार्ट बना रहे हैं. Okay, now a small narrow tube esophagus from 5th to 7th segment continues into a muscular gizzard that is present between 8th to 9th segment. अब आप क्या बोल रहे हो कि 5th to 7th segment में आपके पास pharynx भी आ गई और क्या आ गया, और आपके पास आ गई है esophagus. तो यहां पे आप बोल सकते हो esophagus. Okay, now कंटिन्यूज इनटू अ मस्कुलर गिजर्ड 8 to 9 सेगमेंट. 8 और 9 सेगमेंट के अंदर आपके पास गिजर्ड आ गया. ओके, द स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14th सेगमेंट, और जो स्टमक है वो आपका 9 से 14 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है. कैल्सिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं स्टमक के अंदर. तो आप बोल सकते हो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, और ये जो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं ह्यूमिक एसिड को जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमस में. ओके, इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 15th सेगमेंट. इंटेस्टाइन आपकी 15th सेगमेंट से प्रेजेंट होती है अर्थवर्म के केस में, एंड कंटिन्यूज टिल द लास्ट सेगमेंट, और इंटेस्टाइन लास्ट सेगमेंट तक होती है. ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो फर्स्ट सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक होती है. फिर ईसोफेगस आपके पास 5th to 7th सेगमेंट प्रेजेंट होती है. 8 to 9 सेगमेंट में आपके पास मस्कुलर गिजर्ड प्रेजेंट होता है. स्टमक आपका 9 to 14 सेगमेंट जाता है. फिर आपके पास स्टमक आ जाता है, एंड जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक परसिस्ट करती है. Now, a pair of short and conical intestinal CK projects from the intestine on the 26th segment. Intestinal CK जो होते हैं वो आपके 26th segment से present होते हैं. After 26th segment, except the last 23rd to 25th segments is the presence of internal median folds of dorsal villi called typhloso. बहुत important बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टिफ्लोसोल. इससे एक बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टिफ्लोसोल जो होता है वो उसका फंक्शन क्या है. तो टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या है, टिफ्लोसोल जो होता है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन. ओके, और इसका जो आप बोल सकते हो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, 23rd to 25th सेगमेंट. ओके, the alimentary canal opens to the exterior by a small rounded aperture called anus. और फिर alimentary canal आपकी ओपन हो जाती है into the anus. Pheretima exists a closed type of blood vascular system. अब आपके पास सिस्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो जो अर्थवर्म है फेरिटीमा उसके पास क्लोज टाइप का ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम है. ओके, कॉन्ट्रैक्शंस कीप ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन. एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि जो आपका ब्लड का डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर है, वन डायरेक्शन में ब्लड आपका फ्लो करता है. क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है अर्थवर्म जो होता है वो मूव करने के लिए क्रॉल करता है. ओके, ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन दी 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स. अब आपके जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं वो 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं. अब तक आपने देखा होगा अर्थवर्म की जो बॉडी है उसके अंदर आप बेसिकली सेगमेंट्स की बात कर रहे हो, तो आपको हर सेगमेंट में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम यहीं से होंगे. ओके, दे प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा. और जो ब्लड सेल्स होंगे, हीमोग्लोबिन होगा, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर
डिसॉल्व होगा। ओके, ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में। अर्थवर्म्स लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइसेस, अर्थवर्म के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ओके, आपको पता है earthworm exchange, respiratory exchange occurs through the moist body surface into the blood stream. Okay, now अब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हो तो अर्थवर्म के केस में आप पढ़ के आए हो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है अर्थवर्म्स के अंदर वो होता है आपके पास नेफ्रीडिया। क्या होता है? नेफ्रीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ा है, एनिमल किंगडम के अंदर भी आपने इसके बारे में पढ़ा है अर्थवर्म में। नाउ नेफ्रीडिया की अगर आप बात करते हो तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स। नेफ्रीडिया 3 टाइप की होती हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ द सेगमेंट 15। सेगमेंट 15 पे आपके पास सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। देन इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया आपके पास आ जाती हैं जो कि बॉडी वॉल से लाइन करती हैं टू दी सेगमेंट नंबर 3rd। ओके, एंड थर्ड आपके पास आ जाती है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज दी 3 पेयर्ड टर्ट्स इन दी 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स। फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो होती है वो 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं। दीज डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन अर्थवर्म के केस में नेफ्रीडिया है। फिर नेफ्रीडिया 4 टाइप की होती हैं, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। एंड ये जो नेफ्रीडिया होती हैं ये चारों ही सिमिलर होती हैं इन दी स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेफ्रीडिया का जो काम है, नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या है? तो नेफ्रीडिया का जो फंक्शन है, दे रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, नाउ अब अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज। कैसे होता है नर्वस सिस्टम? अरेंज बाय अ गैंग्लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि गैंग्लिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अरेंज होता है सेगमेंट वाइज ऑन दी वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पे लोकेटेड होता है। द नर्व कॉर्ड इन द इंटीरियर रीजन, नर्व कॉर्ड जो होता है आपका इंटीरियर रीजन में 3rd and 4th सेगमेंट बाइफर्केट्स लेटरली एनसर्कलिंग दी pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring। अब आपसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जा सकती है कि बताइए नर्व रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए नर्व कॉर्ड जो होती है इंटीरियर रीजन में सेगमेंट नंबर 3rd and 4th पे वो बाइफर्केट्स कर जाती है, वो डिवाइड कर जाती है लेटरली एनसर्कलिंग दी फेरिंग्स, फेरिंग्स को एनसर्कल करते हुए, और वो ज्वाइंट कर जाती है सेरेब्रल गैंग्लिया से डॉर्सली, और वो क्या बना देती है? वो बना देती है आपके पास नर्व रिंग इन केस ऑफ अर्थवर्म। ओके, नाउ सेंसरी ऑर्गन्स की अगर आप बात करते हो तो अर्थवर्म के पास एज सच कोई भी सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इनके पास आईज प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये लाइट को पजेस कर सकते हैं एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं इनके पास। ओके, वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर्स। वर्म्स के पास स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल स्टिमुलाई को रिएक्ट कर सकते हैं। These sense organs are located on the anterior part, और ये जो आपके पास कीमोरिसेप्टर्स हैं ये आपके एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के केस में। अर्थवर्म्स आर हर्मेफ्रोडाइट इन नेचर। आप क्या बोल सकते हो? अर्थवर्म्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि जो टेस्टीज हैं और जो ओवरीज हैं, मेल सेकेंडरी ऑर्गन आप बोल सकते हो, मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही सेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक सेम ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों ही सेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देयर आर 2 pairs ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट ऑन 10th and 11th सेगमेंट। अब जो टेस्टीज होती हैं 2 pairs होती हैं और वो 10th और 11th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं। 2 pairs ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 1 pair ईच इन 17th and 19th सेगमेंट। ये बात हो रही है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके, The common prostrate and spermatic duct
opens to the exterior by a pair of male genital pore on the ventrolateral side of 18th segment. अब जो आपके पास प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट है वो ओपन करती है ऑन दी 18th सेगमेंट, ठीक है. 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका आर लोकेटेड ऑन दी 6 to 9 सेगमेंट, और जो 4 पेयर होते हैं स्पर्मेथिका के, दे आर लोकेटेड ऑन दी 6 to 9 सेगमेंट, 2 पेयर ईच. ओके. 1 pair of ovary is attached to the inner segmental septum of 12 to 13 segment. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप बात कर रहे हो फीमेल की. फीमेल के अंदर जो आपके पास ओवरीज होती हैं वो 12th to 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है. ओवरीज फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज, continues into oviduct, joined together and open on the ventral side as a single medial female genital pore on the 14th segment. आपने पहले भी देखा था कि जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है that is present on the 14th segment. ओके, तो ये चीज वापस रिपीट हो रही है एनसीईआरटी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. Mature sperms and egg cells and nutritive fluids are deposited in the cocoons. ठीक है, मेच्योर स्पर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो होता है वो डिपॉजिट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोकून्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलियम. अभी अभी आपने देखा था कि ग्लैंड सेल्स होते हैं क्लाइटेलियम के पास. ओके. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट्स अकर्स विद इन द कोकून. फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कोकून के अंदर ही होता है, विच आर डिपॉजिटेड इन द सॉइल. द कोकून होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियो. इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा, काफी इजी है, लेकिन काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो वर्म का एम्ब्रियो है वो कोकून होल्ड करता है. ओके. आफ्टर अबाउट 3 weeks ईच कोकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वर्म्स. और नंबर आपको याद रखना है, 3 weeks के बाद एक कोकून 2 से लेके 20 बेबी वर्म्स को बर्थ दे सकता है. डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, देयर इज नो लार्वल फॉर्म. और जो डेवलपमेंट होता है अर्थवर्म के केस में वो डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती. ओके, तो ये बात हो गई अर्थवर्म की. अब अर्थवर्म्स आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. आपको पता है अर्थवर्म्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंक्रीजिंग दी फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, फर्टिलिटी जो होती है आपके पास फील्ड्स की, उनको इंक्रीज करने में अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं. इसीलिए इन्हें फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कहा जाता है. बिकॉज दे मेक burrows in the soil and make it porous, which helps in the respiration and penetration of the developing plant roots. Okay, the process of increasing fertility of soil by earthworm is called vermicomposting. देखिए लाइन आ गई है कि जो प्रोसेस होती है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की, लैंड की फर्टिलिटी को आप इंक्रीज करना चाहते हो, आप अर्थवर्म छोड़ दो वहां पे, लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में वो बहुत हेल्प करते हैं. एंड इस प्रोसेस को आप नाम देते हो वर्मी कंपोस्टिंग. एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बेट इन दी गेम फिशिंग. ओके, और फिशिंग के गेम में भी आप अर्थवर्म को एज अ फूड यूज करते हो फिश को कैप्चर करने के लिए. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अर्थवर्म. आज के लेक्चर में आपने अर्थवर्म की पूरी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, कंप्लीट एनाटॉमी स्टडी कर ली है. आपको याद रखना है, सारे सेगमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए एंड एनसीईआरटी सफिशिएंट है इस चीज के लिए. ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.